1931 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मर्दान शाह के सिवा मेरा और कोई दोस्त न था। मर्दान शाह के बारे में मुझे सिर्फ इस कदर मालूम है कि उसे मेरे वालिद ने जो उन दिनों पथोरों के स्टेशन पर तैनात थे 6 महीने की उम्र में गोद लेकर पाला था। उसके वालिद कौन थे, कहां थे, मैं कुछ नहीं जानता था। मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए कि मैं उसे अपना बड़ा भाई समझता था और वो मुझे अपना छोटा भाई। वो नेक, मेहनती और ईमानदार शख्स था। वालिदा तो पहले ही अल्लाह मियां को प्यारी हो चुकी थी। जब वालिद साहब भी चले गए तो हम दोनों का खुदा के सिवा और कोई सहारा न था। मर्दान शाह ने सख्त मेहनत मजदूरी की और हमने बड़ी बेबसी और बेकसी से जिंदगी की गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। मर्दान शाह मेरे और मैं उसके काम आता। पथोरों में मेरा आबाई मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके आगे एक छोटा सा साइबान था। अलबत्ता सहन खासा कुशादा था। मर्दान शाह ने मेरे वालिदैन की जिंदगी में सहन के एक हिस्से में अपने लिए एक झोंपड़ी डाल रखी थी, लेकिन मेरे वालिद की मौत के बाद वो मेरे साथ अंदरूनी हिस्से में रहने लगा। मेरे वालिद मुलाजिम पेशा थे और गरीबी में जिंदगी बसर करते थे, इसलिए उनके मरने के बाद मुझे रोजगार की तलाश करनी पड़ी। मैंने उस वक्त सिर्फ मैट्रिक किया था। 2-4 जगह मुलाजमत की कोशिश की, लेकिन हिंदू महाजनों और साहूकारों ने मेरी बदहाली की तरफ कोई तवज्जो न दी। मैंने सोचा क्यों ना पथोरों छोड़कर मीरपुर खास चला जाऊं और वहां जाकर किस्मत आजमाऊं, लेकिन मर्दान शाह ने मेरी बात से इत्तेफाक न किया और उधर ही मैं मुलाजमत हासिल करने की राय दी। मैंने अपनी कोशिश दोबारा शुरू कर दी, लेकिन नतीजा मायूसी के सिवा कुछ न निकला। मर्दान शाह ने इस अरसे में एक मकामी महाजन अमरनाथ के यहां 20 रुपए की मुलाजमत कर ली, जिसमें बड़ी तंगी तुर्शी के साथ गुजारा होता था। चुनाचे एक रोज मैंने शर्म बलाए ताक रखकर पथोरों के स्टेशन मास्टर से मुलाकात की और बड़ी आजिजी से कहा कि अगर वो अपने महकमे में मुझे कोई मुलाजमत दिलवा दे तो मैं तमाम उम्र उसका एहसानमंद रहूंगा। मुझे इस बात का एहसास था कि स्टेशन मास्टर के ताल्लुकात मेरे वालिद के साथ अच्छे न थे, इसलिए मुलाजमत मिल जाने की मुझे ज्यादा तवक्को न थी। लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ स्टेशन मास्टर ने वादा कर लिया कि वो जरूर कोशिश करेगा और 15-16 रोज बाद ही उसने मुझे अपने पास 45 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। मुझे उस वक्त मुलाजमत मिलने की बेपनाह खुशी हुई। घर जाकर मैंने मर्दान शाह को बताया तो वो भी खुशी से नाचने लगा। उस रात मुझे पहली बार वालिद की मौत के बाद सुकून की नींद आई, लेकिन मैंने सोने से पहले मर्दान शाह को ताकीद कर ली कि मुझे सुबह 6 बजे जरूर उठा देना ताकि मैं वक्त पर अपनी नई मुलाजमत पर पहुंच सकूं। मर्दान शाह ने मुस्कुराकर वादा किया और मैं बेखबर होकर सो गया। 2.5 माह तक मैं पथोरों के स्टेशन पर मुलाजमत करता रहा। इस अरसे में मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। स्टेशन मास्टर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन 2.5 महीने बाद जब एक रोज उसने मुझे अपने एक छोटे से दफ्तर में बुलाकर कहा कि तुम्हें 15-20 रोज के लिए कुनरी भेजा जा रहा है, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे पथोरों से दूर हटाना चाहता है। हालांकि कुनरी का स्टेशन पथोरों से 1-2 स्टेशन बाद ही था, लेकिन मैं कुनरी जाने के लिए तैयार न था। अव्वल तो इसलिए कि मर्दान शाह से एक लम्हे के लिए भी जुताई मुझे गवारा न थी। दूसरा ये कि कुनरी थर पार करके उस इलाके में उस जमाने में हिंदुओं का गढ़ समझा जाता था। वहां सेठ साहूकारों से लेकर ठग, चोर और स्मगलर तक हर किस्म के लोग मौजूद थे। चुनाचे स्टेशन मास्टर के हुक्म पर मैंने सर झुकाकर कहा, जनाब मैं कुनरी नहीं जाना चाहता, आप मुझे यहीं रहने दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। घबराओ नहीं, तुम वहां मुस्तकिल नहीं रहोगे, सिर्फ 20 रोज की बात है। लेकिन जनाब मैं बहस मत करो, स्टेशन मास्टर बोला। मैंने कुनरी के स्टेशन मास्टर को जुबान दे दी है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। 20 रोज बाद मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा। मैं मुंह लटकाए खामोशी से घर वापस आ गया। शाम को जब मैंने मर्दान शाह से जिक्र किया तो उसने भी यही कहा कि अगर बात सिर्फ 20 रोज की है तो मेरे चले जाने में कोई हर्ज नहीं। मैं मुलाजमत के सिलसिले में पहले ही खासे तलख तजुर्बे हासिल कर चुका था। उनके पेश नजर यही बेहतर समझा कि मैं स्टेशन मास्टर की बात मान लूं। अगर 20 रोज बाद वापसी न हुई तो फिर देखा जाएगा। गर्ज ये कि मैं दूसरे ही रोज कुनरी के लिए रवाना हो गया, जहां मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। कहने को तो कुनरी एक मुख्तसर सा गांव है, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा है वो बखूबी जानते होंगे कि उस छोटे से गांव में कैसे कैसे खूबसूरत मकानात और हवेलियां मौजूद हैं।
और उन हवेलियों के अंदर दुनिया जहान की चीजें मौजूद रहती हैं। लेकिन इन बातों से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मैंने चलते वक्त ही तय कर लिया था कि जितने दिन वहां रहूंगा सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। कुदरी के स्टेशन मास्टर ने, जिसका नाम पुरुषोत्तम था, मुझे स्टेशन ही पर रहने के लिए वो कोठरी दे दी जिसमें पहले वाला आदमी रहा करता था, और इन दिनों 20 रोज की छुट्टी पर अपने वालिदैन से मिलने छोड़ गया हुआ था। 3 दिन तक कोई काबिल जिक्र बात ना हुई। पुरुषोत्तम ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन चौथे रोज जब मैं काम से फारिग होकर जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया। मैं खामोशी से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और दिल ही दिल में ये दुआएं मांगने लगा कि वो उसी वक्त मुझे पथोरो वापस जाने का हुक्म सुना दे। पुरुषोत्तम कुछ देर तक मुझे सर से लेकर पांव तक घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे काम के आदमी नजर आते हो, सोचता हूं कि तुम्हें पक्का यहां रख लूं, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने डरते डरते कहा, जनाब बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे पथोरो वापस भेज दें। क्यों, यहां तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है साहब, लेकिन मुझे अपने घर पर ज्यादा सुकून मिलता है। मुल्ला खान ने तो मुझे यही बताया था कि तुम पढ़े लिखे भी हो। मुल्ला खान उस स्टेशन मास्टर का नाम था जो पथोरो पर था, जिसने मुझे यहां नौकरी पर भेजा था। जी हां साहब, मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा काम दिलवा सकता हूं जिसमें अच्छी खासी आमदनी है, पुरुषोत्तम ने मैंने खेज आवाज में कहा। ठाकुर अरविंद को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारी तरह मजबूत और भोला भाला हो। जीवन भर सुख की बंसरी बजाओगे, 45-50 की मुलाजमत में आखिर कब तक जिंदगी बसर करोगे? ठाकुर अरविंद सिंह का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। थर पार करके इलाके का बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ था। उसके आदमी तेज रफ्तार घोड़ों पर बड़े धड़ल्ले के साथ हिंदुस्तान की सरहद से नाजायज तिजारत करते थे, लेकिन इतनी मजाल पुलिस में न थी कि उस पर हाथ डाल सके। अरविंद ने अफसरों के महीने बांध रखे थे, इसलिए मातहत अमला भी अरविंद सिंह से घबराता था। मैं फौरन समझ गया कि पुरुषोत्तम मुझे ठाकुर के पास किस काम के लिए रखवाना चाहता है। 2 दिन हुए मैंने ठाकुर को पुरुषोत्तम के साथ राजदाराना गुफ्तगू करते हुए देखा था। जब मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया तो पुरुषोत्तम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बुत की तरह खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जनाब, रेलवे की मुलाजमत मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने बात टालने की खातिर कहा। बस 45 रुपए मेरे अकेले के लिए काफी हैं। कोई जल्दी नहीं, सोच समझकर जवाब दे देना, स्टेशन मास्टर ने कहा। पुरुषोत्तम स्टेशन मास्टर ये कहकर अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं जल्दी से वापस आ गया। इस अरसे में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पुरुषोत्तम की इस पेशकश को कभी कबूल नहीं करूंगा। अगले 2 रोज तक पुरुषोत्तम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर तीसरे रोज जब मैं रात के खाने से फारिग हुआ और अपनी कोठरी में लेटा तो पुरुषोत्तम का मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। मैंने सोचा कि मुलाजिम के साथ जाने से इनकार कर दूं, लेकिन मुझे हिम्मत ना हुई। ना चाहते हुए मैंने मुलाजिम से कहा, तुम चलो मैं आता हूं। उसके जाने के बाद कुछ देर मैं उलझन में पड़ा रहा, फिर उठकर उजले कपड़े पहने और पुरुषोत्तम के घर की तरफ चल दिया, जो स्टेशन से 2 फरलांग दूर था। मैं तमाम रास्ते सोचता रहा, फिर सोचने लगा कि शायद पुरुषोत्तम ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया हो जिसका जिक्र मैं 2-3 रोज पहले कर चुका था। मैं अपने ख्यालों में तेजी से कदम बढ़ा रहा था कि एक वीराने से गुजरते हुए जहां गुप अंधेरा फैला हुआ था, किसी लड़की की आवाज ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैं चौंक कर रुक गया। वो एक शीरीं और बड़ी दिलनवाज आवाज थी। मैंने किसी लड़की की इतनी रसीली आवाज कभी नहीं सुनी थी और ना उससे पहले कभी किसी औरत का मेरी जिंदगी में दखल रहा था। मैंने बड़ी सादा और पाकबाज जिंदगी गुजारी थी, हालांकि उस वक्त सेहत और शबाब के दौर से गुजर रहा था। उस घुप तारीकी और वीराने में यह आवाज सुनकर और अपना नाम सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। अहमददीन सुनो। दूसरी बार फिर मेरा नाम लेकर आवाज दी गई तो मैं निडर होकर उस तरफ चल पड़ा। कच्चे रास्ते से हटकर बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा तो मेरी हैरत बढ़ गई। एक इंतहाई खूबसूरत औरत जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी दरख्त के नीचे मौजूद थी। उसने अपना बदन एक चादर में लपेट रखा था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। अभी मैं हैरत से उसका खूबसूरत चेहरा देख ही रहा था कि उसने बड़ी मुतरन्नम आवाज में कहा, तुम शायद पुरुषोत्तम के बुलाने पर उसके घर जा रहे हो? जी हां, आपका ख्याल ठीक है, लेकिन आपने मुझे आवाज क्यों दी? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को हैरत से देखते हुए कहा। औरत जल्दी से बोली, तुम मुझे अपना हमदर्द समझ लो। फिर दाएं बाएं देखकर बड़ी धीमी आवाज में बोली,
अहमद दीन, मैं इस वक्त ज्यादा देर तक यहां रुक नहीं सकती। तुम अगर चाहो तो किसी रोज भी रात के 12 बजे के बाद निरंजन लाल की हवेली में आकर मुझसे बेधड़क मिल सकते हो। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आई हूं कि तुम्हारा पुरुषोत्तम के घर जाना ठीक नहीं। क्यों, क्या वहां मेरे लिए कोई खतरा है? मैंने लापरवाही से सवाल किया। हाँ, बहुत खतरा है। अगर तुम वहां गए तो तुम भी फंस जाओगे। पुलिस आज वहां पर छापा मारने वाली है। औरत ने दोबारा इधर उधर देखते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उस औरत ने चादर में अपना हसीन चेहरा छुपाया और तेज तेज कदम उठाती मेरी नजरों से दूर जाकर अंधेरे में गुम हो गई। औरत के बारे में इतना अंदाजा तो मुझे हो गया था कि वो हिंदू है, लेकिन मैं ये ना जान सका कि वो कौन थी, मुझे कैसे जानती थी, और ये कि उसने मुझे खतरे से महफूज रखने की कोशिश किस वजह से की थी। औरत के जाने के बाद भी मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा अपने जहर में उभरने वाले सवालात का हल तलाश करता रहा। मेरा दिल यही कहता कि मैं पुरुषोत्तम के घर जाने के बजाय अपनी कोठली की तरफ लौट जाऊं, लेकिन यह भी डर था कि अगर मैं ना गया तो वो सुबह मुझ पर गुस्सा होगा। ये सोचकर दोबारा उसके घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे फासला कम होता जा रहा था, मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त रात के 9 बजे थे। हर तरफ गहरी तारीकी छाई थी। किसी किसी मकान में अभी तक रोशनी हो रही थी। पुरुषोत्तम का मकान अब सिर्फ 50-60 गज के फासले पर था। मैं अपने ख्याल में उलझा आगे बढ़ रहा था कि एकदम ठिठक कर रुक गया। पुलिस की सीटियों की आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। फिर आनन फानन पुलिस के जवानों ने, जो अंधेरे में छुपे बैठे थे, एकदम से सामने आकर पुरुषोत्तम का मकान घेरे में ले लिया। रास्ते में मिलने वाली औरत ने मुझे जिस खतरे से होशियार किया था वो सच निकला था। मैं किसी तामुल के बगैर तेजी से वहां से पलटा और स्टेशन की तरफ हो लिया। मेरा वहां से उस वक्त बच निकलना किसी मौजूदे से कम नहीं था। रात भर मैं एक पल के लिए भी ना सो सका। कोठली बंद किए पड़ा रहा और उस औरत के बारे में सोचता रहा जिसने बरवक्त मुझे पेश आने वाले खतरात से आगाह कर दिया था। अगर वो औरत मुझे रास्ते में ना मिलती तो मेरा वहां फंस जाना यकीनी था। पुलिस मुझे भी पकड़कर ले जाती। बहरहाल रात भर मैं उसी औरत के बारे में सोचता रहा। वो कौन थी, मुझे कैसे जानती थी, और उसने रात के 12 बजे मुझे क्यों बुलाया था? उस वीराने में वो हसीन औरत क्या कर रही थी? मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने तय कर लिया कि उस खूबसूरत मोहसिना से मिलकर कम से कम उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा। दूसरे रोज सुबह मैं प्लेटफॉर्म पर गया। पुरुषोत्तम रोजाना 7 बजे आने का आदी था, लेकिन 8 बज चुके थे और वो नहीं आया था। फिर जब 8:30 बजे तो मैंने उसे दफ्तर में पाया। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के असरात नजर आ रहे थे। आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो रात भर जागता रहा है। मैंने सोचा उसे बता दूं कि मैं रात को उसके बुलाने पर गया था, लेकिन हालात की वजह से वापस चला आया। कई बार मैंने हिम्मत की, लेकिन फिर यह सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया कि जब वो पूछेगा तो बता दूंगा। दोपहर को मुझे रेलवे में काम करने वाले एक दूसरे मुलाजिम से मालूम हुआ कि रात पुलिस पुरुषोत्तम के साथ साथ ठाकुर अरविंद सिंह को भी पकड़कर ले गई थी, लेकिन सुबह उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मेरा ख्याल था कि पुरुषोत्तम जरूर अपने कमरे में बुलाकर मुझे रात को ना आने की वजह पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दिन भर अपने कमरे में तन्हा काम करता रहा, फिर खामोशी से उठकर घर चला गया। पुरुषोत्तम और ठाकुर की गिरफ्तारी और रिहाई की इत्तला पाकर मुझे फिर वही औरत याद आने लगी जिसने मुझे एक बड़े खतरे से बचा दिया था। मेरा दिल चाहा उसी वक्त जाकर उस औरत का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसने कहा था कि रात 12 बजे के बाद मेरी उससे मुलाकात हो सकती है। रात का खाना खाने के बाद मैं आदत के मुताबिक आराम करने की गर्ज से लेट गया। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे हवास पर सिर्फ एक चीज तारी थी, और वो थी उस औरत की पुरस्रार जात। जिस कदर मैं उसके बारे में सोचता, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ जाती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं, और फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे पसंद करने लगा हूं, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे अपने इस ख्याल पर हंसी भी आई। मैंने ये ख्याल दिल से निकालना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल को गुदगुदा रहा था। रात के 12 बजे के बाद बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और दबे कदमों कोठली से बाहर आ गया और आबादी की तरफ हो लिया। निरंजन लाल की हवेली के बारे में मैंने दोपहर ही अपने एक साथी से पूछ लिया था।
کہ وہ آبادی کے کس حصے میں واقع ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پوچھنے پر میرے ساتھی نے مجھے چونک کر دیکھا تھا، کچھ ایسی نظروں سے جیسے اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ منڈی کے قریب پہنچ کر میں نے راستے کا تعین کیا، پھر بائیں ہاتھ والے راستے پر چل دیا۔ آبادی کا حصہ زیادہ گنجان نہیں تھا، اس لیے مطلوبہ حویلی تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ حویلی کے قریب پہنچ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ باہر سے وہ عمارت خاصی پرانی ہو گئی تھی، جگہ جگہ سے پلاسٹر بھی اکھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، رنگ و روغن بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی ویرانی بھی مسلط تھی۔ میں ابھی پھاٹک کے قریب کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ حویلی سے اسی عورت کی آواز سنائی دی، احمد دین اندر آ جاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم پڑا کہ میں آیا ہوں۔ پھر میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ حویلی کا صدر دروازہ بھی بڑا پرانا نظر آ رہا تھا، لیکن صدر دروازے سے گزر کر جب میں نے اندرونی ہال میں قدم رکھا تو دنگ رہ گیا۔ یہاں سلیقے اور سجاوٹ کا جو منظر مجھے نظر آیا وہ آج تک میری نظروں سے کبھی نہیں گزرا۔ ہر شے قیمتی اور نایاب تھی، جس کا تصور بھی کسی عام آدمی کے لیے محال ہوتا۔ اس قیمتی ساز و سامان کو دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ ضرور کسی اسمگلر کی حویلی ہے یا کسی بڑے نواب کی، جس نے ناجائز تجارت کے ذریعے بیش بہا اور نادر اشیاء جمع کر رکھی ہیں۔ میں حیرت سے کھڑا وہ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ پھر اسی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، احمد دین بیٹھ جاؤ۔ میں نے چونک کر بائیں طرف دیکھا تو وہی عورت اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ گزشتہ رات کی تاریکی کی وجہ سے میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس وقت روشنی میں وہ کھڑی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی ساڑی باندھ رکھی تھی، اس کا بلاؤز تنگ تھا، اس کے جسم میں رانائیاں ہی رانائیاں تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں خواب میں بھی اتنی حسین عورت کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ قدرت نے غالباً اسے اپنے ہاتھوں سے حسن کے سانچے میں ڈالا تھا۔ میں اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ میرے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں کو دوبارہ حرکت ہوئی۔ احمد دین، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں اس وقت تمہارا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، کل رات تم نے مجھے جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ سچ نکلا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تو مجھے ایسے لگا جیسے ساری کائنات کا حسن اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، میری خاطر تواضع کرتی رہی اور مجھے ٹھاکر اور پرشوتم کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن میں صرف اور صرف اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ کون تھی جس نے پہلے میری جان بچائی، پھر میرے دل و دماغ پر اپنے حسن کا جادو کر دیا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس حویلی میں تمہارے سوا اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، میں یہاں بالکل تنہا رہتی ہوں۔ عورت کے چہرے پر ایک اداسی کی جھلک نمودار ہوئی۔ کیا اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں؟ نہیں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پھر مجھے دیکھ کر خوابناک لہجے میں بولی، اب تم ملے ہو تو مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اتنی حسین اور مالدار عورت، وہ بھی بالکل اکیلی، مجھے اپنا محبوب بنانے پر خود آمادگی کا اظہار کر رہی ہے۔ بہت جلد میں اس سے بے تکلف ہو گیا اور میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نامعلوم وہ مجھ سے کیا برتاؤ کرتی ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ میری غربت کا حال جان کر کہیں وہ مجھے نفرت سے دھتکار نہ دے، لیکن اس کے برعکس میری ردات سن کر وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ مہربان ہو گئی۔ جب 3/4 رات بیت گئی اور میں مجبوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ میرے ساتھ صدر دروازے تک آئی۔ رخصت کرتے ہوئے اس نے مجسم التجا بن کر پوچھا، احمد دین، کل آؤ گے نا؟ اگر تم بلاؤ گی تو ضرور آؤں گا۔ ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن 12 بجے سے پہلے نہ آنا۔ میں اقرار میں گردن ہلاتا ہوا حویلی سے رخصت ہو کر واپس اپنی کوٹلی میں آ گیا۔ بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی جس کا یقین مجھے دوسری رات آ گیا۔ دن میں نے تڑپ تڑپ کر گزارا اور حسب وعدہ جب میں آدھی رات گزارنے کے بعد اس کی حویلی پر گیا
तो आज वो सरापा इंतजार बनी मुझे बैरूनी फाटक पर खड़ी हुई मिल गई। कल रात के मुकाबले में आज वो मुझ पर ज्यादा मेहरबान थी। उसने मेरे लिए बहुत सी किस्मों की चीजें मेज पर पकाकर चुन दी थी और बड़े इसरार से मुझे हर चीज अपने हाथों से खिला रही थी। उस वक्त मैं अपने आप को कोई अलिफ लैला का शहजादा समझ रहा था। उस हसीन औरत का कुर्ब पाकर मैं सब कुछ भूल गया था, हत्ता कि अपनी गरीबी भी। शायद इसकी वजह यह थी कि वो पहली औरत थी जो मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी और बड़े भरपूर अंदाज में मेरे जहन पर छाती जा रही थी। मैं उसके इसरार पर जो कुछ वो खिलाती रही मैं खाता रहा। फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने भी एक सेब उठाया और उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। मेरा दिल बुझकर रह गया। मैंने उदास नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो मेरे दिल का हाल जान गई और मुस्कुराकर बोली, अहमददीन, नाराज ना होना, तुम्हारी खातिर तो मैं जिंदगी भी अपनी कुर्बान कर सकती हूं। तो फिर तुमने मेरे हाथ से सेब खाने से क्यों इनकार किया? मैंने नाराजगी का इजहार किया तो सिरक कर मेरे और करीब आ गई। मैंने उसके जिस्म का गुदाज महसूस किया और फिर पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिंदगी की किन खुशियों से महरूम था। वो मेरे और करीब आई और अपनी मनमनी बाहें मेरी गर्दन में डालकर जज्बात से भरे हुए लहजे में बोली, मैं आजकल सिर्फ दूध पर गुजारा कर रही हूं अहमददीन। तुम अगर मुझे अपने हाथ से दूध पिलाओ तो मैं खुशी से पी लूंगी। मैंने झट मेज पर से दूध का गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। फिर अपनी नशीली आंखों से मुझे देखते हुए बोली, अहमददीन, तुम्हें पाकर मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गई। काश हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सकते। उसके आखिरी जुमले में छुपा हुआ दर्द महसूस करके बेचैन हो गया। हालांकि मैं आज तीसरी बार उससे मिला था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे से बरसों से वाकिफ हैं। उसकी गुदास बाहें बदस्तूर मेरे गले में हायल थीं और उसकी आंखें अभी तक मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं और मैं उसके सांसों की खुशबू से मदहोश हुआ जा रहा था। वो मेरा जवाब सुनने के लिए बेचैन नजर आ रही थी। मुझे एकदम अपनी बेबसी और बदहाली का ख्याल आया और मैंने बड़ी साफ गोई से कहा, तुम मेरे साथ खुश ना रह सकोगी। मैं एक मुफलिस और कल्लाश आदमी हूं और तुम? अहमददीन, वो तेजी से बोली, दौलत मोहब्बत की कसौटी नहीं होती। मैं उसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गया। थोड़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, ना ही ये बताया कि तुम कौन हो और किस फिरके से ताल्लुक रखती हो। मेरा नाम राधिका है, उसने रुक रुक कर कहा। फिर बड़ी शिद्दत से मुझे लिपटा कर बोली, तुम अगर मुझे अपनाने पर आमादा हो जाओ तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूं। राधिका के कुर्ब ने मुझे मदहोश कर रखा था। करीब था कि मैं उसकी पेशकश कबूल कर लेता। मुझ पर कम तरी का एहसास गालिब आ गया। मैं ये सोचने लगा कि मैंने उसे अपना लिया तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने दौलत की खातिर ऐसा किया है। अपने जहन की इस कशमकश ने मुझे और परेशान कर दिया। मेरा दम न जाने क्यों घुटने लगा। अहमददीन, मुझे ठुकरा ना देना, उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैं बहुत गरीब आदमी हूं राधिका, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। मैंने उदासी से जवाब दिया, अहमददीन, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता सकती हूं जिससे तुम बहुत जल्द मालदार बन सकते हो, लेकिन डरती हूं कि तुम अपनी जान न गवा बैठो। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इतनी जल्दी मालदार बन सकता हूं? मुझे फौरन बता दो। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं दहकती हुई आग में भी कूद सकता हूं। मुझे बताओ कि वो क्या तरीका है जिससे मैं दौलत हासिल कर सकता हूं। तुम्हें अपनाने के लिए मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। अगर तुम इसरार करते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ, इस बात का इजहार किसी पर ना करना। मैंने बड़ी अपनायत से जवाब दिया, मुझे मंजूर है। अच्छा, कल मैं तुम्हें वो तरीका भी बता दूंगी। राधिका बड़ी संजीदगी से बोली, आज बताने में क्या हर्ज है? आज नहीं, कल, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर बड़े वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मैंने मजीद इसरार नहीं किया। 3 पहर रात गुजरी तो मैं राधिका से इजाजत लेकर वापस अपनी कोठरी की समझ चल पड़ा। रास्ते भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि हर कीमत पर उसे अपना लूंगा। वो मेरे एहसास पर कुछ इस तरह हावी हो गई थी कि मैं उसके सिवा और कुछ भी सोच नहीं सकता था। रात भर मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन किसी काम में दिल न लगता था। खुदा खुदा करके दिन खत्म हुआ तो मुझे निस्फ रात गुजरने का इंतजार करना पड़ा। एक एक लम्हा और एक एक पल मेरे लिए काटना मुहाल हो रहा था। मैंने महसूस कर लिया था कि अब राधिका के बगैर जिंदगी मेरी नामुकम्मल है। मैं उसके बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता।
जब रात के 12 बजे तो मैं बेताबाना निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। राधिका मेरी मुंतजिर थी। देखते ही सरापा इश्तियाक बनकर मुझसे लिपट गई, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। कल की तरह वो मुझे किस्म किस्म की चीजें अपने हाथों से खिलाती रही। मैंने इसरार किया तो आज भी उसने दूध पीने पर इत्तफाक किया। मैं आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था। मैंने उसे अपने हाथ से दूध पिलाने के बाद सवाल किया, आज तुमने मुझे कुछ बताने का वादा किया था। हाँ, लेकिन डरती हूं कि कहीं तुम किसी खतरे में ना फंस जाओ। इसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मेरा काम है, अगर किस्मत में हमारा मिलाप हुआ तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, वरना हम कितने ही हाथ पांव मारे कुछ ना होगा। यूं भी अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। राधिका मुझसे बेख्तियार लिपट गई। मैंने जब बहुत ज्यादा इसरार किया और अपनी जान की कसम खाई तो उसने मेरी नजरों में नजरें डालकर कहा, अहमददीन, ये राज जो मैं तुम्हें बता रही हूं एक अरसे से मुझे मालूम है, लेकिन मैंने किसी और को नहीं बताया। मगर मैं चाहती हूं कि तुम बड़े आदमी बनकर मुझे अपना लो। काम जान जोखों का जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। मन हासिल कर लेने के बाद तुम इतनी दौलत के मालिक बन जाओगे जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मन? मैंने ताज्जुब से कहा, यह मन क्या भला होती है? मन को तुम पारिस पत्थर भी कह सकते हो। राधिका ने बदस्तूर मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सांपों में एक किस्म अजगर की होती है। जब कोई अजगर 500 साल पुराना हो जाता है तो मन हासिल कर लेता है, जिसे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रखता है। अंधेरी रातों में जब अजगर मस्त होता है तो किसी वीरान और सुनसान मकाम पर जाकर वो मन यानी वो मन का मुंह से निकालता है और उससे खेलता है, और जब उसका दिल भर जाता है तो मन को दोबारा अपने मुंह में रख लेता है। मन अजगर के मुंह से निकलते ही रोशन हो जाता है। तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि उसकी रोशनी किस कदर तेज होती है। राधिका ने मन के बारे में मुझे तफसील बताई तो मैं सब कुछ समझ गया। मैंने अक्सर बुजुर्गों से सांप के मन के बारे में सुन रखा था और यह भी सुना था कि उसे हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। राधिका की नशीली नजरों ने मुझ पर सहर कर रखा था। जो कुछ वो कहती रही मैं मदहोशी के आलम में बैठा सुनता रहा। यहां से 3 फरलांग के फासले पर चील का पुल वाक़या है, जहां कच्ची सड़क पर दोनों सिमत गन्ने के खेत मौजूद हैं। मेरी बात अच्छी तरह जहन नशीन करते रहो, राधिका ने कहा। चील के पुल पर पहुंचकर तुम्हें उल्टे हाथ पर एक कच्चा होटल मिलेगा। उस होटल और खेत के दरमियान से एक पतला कच्चा रास्ता जाता है। तुम उसी रास्ते पर 1 मील अंदर चले जाना और फिर तुम्हें सब कुछ खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखो, अगर मन से खेलते वक्त अजगर की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें डुबाऊ पानी में भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। यह बहुत एहतियात जान जोखिम में डालने का काम है। मैं तुम्हें एक बड़ा तवा दूंगी। जब तुम अजगर के करीब पहुंच जाओ तो किसी महफूज जगह पर या दरख्त पर छुप जाना, ऐसी करीबी जगह पर जहां तुम आसानी से यह तवा मन पर डाल सको। अजगर मन की वापसी के लिए गजबनाक होकर तवे पर सर मारता रहेगा और उसके हसूल के लिए सर पटक पटक कर मर जाएगा। उसके बाद मन को तुम मेरे पास ले आना। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। बोलो अहमददीन, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो जाओगे? क्या मुझे पाने के लिए तुम मन लाने का आज़म करोगे? हाँ, मैंने उसी मदहोशी के आलम में जवाब दिया। मुझे यकीन था कि जरूर आमादा हो जाओगे तुम, राधिका ने खुशी से झूमते हुए कहा। आज की रात तुम्हारी कामयाबी की रात है। तुम इसी वक्त अपनी कामयाबी की मुहिम पर रवाना हो जाओ ताकि हमारे मिलाप की घड़ियां ज्यादा तवील ना हो। राधिका के कुर्ब, उसकी बातों और उसकी नशीली आंखों में खुदा जाने वो कौन सा जादू था जिसके असर से मैं बगैर सोचे समझे उस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गया। राधिका ने जो तवा मुझे दिया था वो घरों में रोटी पकाने वाले तवे से कुछ ज्यादा वजनी और बड़ा था। तवे के एक जानिब बड़ी बड़ी नोकीली कीलें मौजूद थीं। मैंने वो तवा लिया और हवेली से बाहर निकलकर चील के पुल की तरफ चल पड़ा। चील का पुल मेरी देखी भाली जगह थी। आमतौर पर नाजायज तिजारत के लिए स्मगलर यही रास्ता इख्तियार करते थे, इसलिए कि उसके दोनों ही तरफ गन्ने के घने खेत थे। चील के पुल से मलिका गांव में अपने वालिद के साथ पहले भी 1-2 बार आ चुका था। गर्ज ये कि मैं हवेली से रवाना होने के 20 मिनट बाद चील के पुल पर पहुंच गया। यहां से 4 रास्ते अलग-अलग सिमतों को जाते थे। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर उल्टे हाथ पर वाक़या उस कच्चे होटल पर नजर डाली जो उस वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था।
सिर्फ 2-4 कुर्सियां बाहर पड़ी हुई थी। फिर मैं होटल और खेत के दरमियान गुजरने वाले कच्चे रास्ते पर हो लिया। उस वक्त मेरे दिल में किसी किस्म का खौफ तारी था और ना ही मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी ये खतरनाक मुहिम मेरे लिए कैसी साबित होगी। सिर्फ राधिका की नशीली आंखों का खुमार और उसे पा लेने की तमन्ना मुझे कुशां कुशां मंजिल की सिमत घसीटे लिए जा रही थी। चारों तरफ खूब अंधेरा फैला हुआ था। मैंने अपने अंदाजे से 1 मील का रास्ता तय किया, फिर कच्चे रास्ते से हटकर सीधे हाथ की जानिब मुड़ गया और कुछ दूर जाकर एक घने दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी नजरें सामने गन्ने के खेत पर थीं। पुश्त की सिमत थोड़े थोड़े फासले पर घने दरख्त और रात के सन्नाटे में बड़े पुरस्रार नजर आ रहे थे। सीधे हाथ पर लकोदक मैदान नजर आ रहा था। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उस पुरस्रार माहौल, गहरी तारीकी और वीरान मकाम पर कोई दूसरा शख्स होता तो होशो हवास खो बैठता। कोई शख्स ये अहमकाना कदम न उठाता बशर्ते कि उसने राधिका को देखा ना होता। राधिका का शुमार उन हसीन औरतों में होता था जिनके लिए लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तन तनहा शिकस्त दे सकते हैं और ऐसे गैर मामूली काम कर गुजर जाते हैं जो इंसानों से मुमकिन ही नहीं। मैं माहौल से बेनियाज उस वक्त भी राधिका के हुस्न जहां सोज के तस्वुर में डूबा हुआ था कि यकायक मुझे ऐसा लगा जैसे जोर जोर से कोई सांस ले रहा हो। गन्ने के खेत में सूखे हुए पत्तों की चिरमराहट हो रही थी। मैंने अपनी निगाहें आवाज की सिमत जमा दी, लेकिन मेरा जहन खौफो खतरे से यकसर आ रही था। तेज तेज सांस लेने की आवाज थोड़े थोड़े वक्फे से मेरे कानों से टकरा रही थी और फिर मैंने तारीकी के बावजूद एक मोटे ताजे सांप को गन्ने के खेत के सामने वाली पगडंडी से मैदान की तरफ उतरते देख लिया। मेरा और उस सांप का दरमियानी फासला मुश्किल से 25 गज होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा था। मैं सांस रोके उसे देख रहा था। खुले मैदान में आकर सांप ने रेंगना छोड़ दिया तो मैं बड़ी आहिस्तगी से दरख्त की ओट में हो गया। सांप का और मेरा फासला महज 15-16 गज रह गया था। कुछ देर तक वो बिल्कुल गैर मुतहरिक रहा। फिर मैंने देखा कि वो अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा है। जमीन से तकरीबन 1-1.5 फीट बुलंद होने के बाद सांप ने अपना फन काट लिया और झूमने लगा। मैं दरख्त की ओट में छुपा हैरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। कुछ देर तक सांप सरमस्ती के आलम में झूमता लहराता रहा। फिर अचानक मैंने उसके मुंह से रोशनी का एक गोला नमदार होते हुए देखा जो टेनिस की गेंद से छोटा था। उसकी रोशनी राधिका के कहने के मुताबिक बहुत तेज थी। मैं हैरत के आलम में खड़ा सांप को उस गेंद से खेलता देख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो सांप अजगर ही है जो उस वक्त मन से खेल रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन खौफ अब भी मुझ पर गालिब ना आ सका। अजगर अपने मन से खेल रहा था। वो अपने मन को ऊपर उछाल देता, फिर झूमने लगता और जब मन नीचे आता तो वो दोबारा अपना फन मारकर उसे फजा में बुलंद कर देता। मैंने अपने बुजुर्गों से मन के बारे में जो कुछ सुना था वो उस वक्त अपनी आंखों से दिख रहा था। किसी खामोश तमाशाई की तरह मैं उस भयानक खेल से महसूस हो रहा था कि यकायक मेरे कानों में राधिका की आवाज गूंजी, अहमदीन जल्दी करो, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो फिर तमाम जिंदगी तुम्हें पछताना होगा। उस वीराने में राधिका की आवाज सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बड़ी फुर्ती से घूम कर देखा, वहां मेरे और अजगर के सिवा कोई ना था। वह आवाज गालिबन मेरी अपनी तमन्नाओं की एक बाज़गश्त थी जिसने बर वक्त मुझे चौंकाने की कोशिश की थी। मैंने दोबारा अजगर पर नजर डाली जो बदस्तूर सरमस्ती के आलम में झूम झूम कर मन से खेल रहा था। मैं बड़ी तेजी से जमीन पर पेट के बल लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अजगर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। राधिका ने जो तवा मुझे दिया था वो मेरे सीधे हाथ में था। मेरा वजूद हर लम्हा मौत से करीब तर होता जा रहा था, मगर मुझे किसी खतरे का एहसास तक न था। मुझे मालूम था कि अगर अजगर ने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली तो मेरा वहां से बच निकलना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने बुजुर्गों और सपेरों की जुबानी ये भी सुन रखा था कि सांप के कान बेहद तेज होते हैं। जमीन पर रेंगते हुए वो 1 मील की आहट भी सुन सकता है, मगर फन काट लेने के बाद वो ज्यादा दूर की आवाज नहीं सुन सकता। बहरहाल मैं इन तमाम बातों से बेनियाज हशरातुल अर्ज की तरह रिंग रिंग कर आगे बढ़ता रहा। मेरा और अजगर का दरमियानी फासला बड़ी सुस्त रफ्तारी से घटता जा रहा था। फिर मैं उससे 12-14 फीट के फासले पर पहुंचकर एक दरख्त की आड़ में रुक गया। यहां से मैं बासानी उसे तवे को मन पर फेंक सकता था।
लेकिन खतरा इस बात का था कि मेरा निशाना जरा भी खता गया या मन तवे के नीचे ना दब सका तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। मैं यह सुनहरी मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। मैं अभी अपने आइंदा इकदाम के बारे में गौर कर ही रहा था कि मेरी नजर अपने बाएं जाने पड़ी हुई एक 2 शाखा लकड़ी पर पड़ी, जो न जाने कब से वहां पड़ी हुई थी। मगर उस वक्त उसे देखकर मेरे जहन में एक तरकीब उभर आई। मैंने लकड़ी की जानिब रेंगना शुरू कर दिया और करीब पहुंचकर लकड़ी पर अपने उल्टे हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। राधिका का दिया हुआ तवा मेरे सीधे हाथ में था और मेरी नजरें अजगर पर टिकी हुई थीं, जो मुस्तकिल मन से खेल रहा था। अब मेरी सोची समझी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ चुका था। मैंने अपने घुटने पेट की तरफ सरकाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब रेंगना शुरू कर दिया था। अजगर ने एक बार जब फन मारकर मन ऊपर फेंका तो मैं बरक रफ्तारी से उछलकर बैठ गया। उल्टे हाथ में दबी हुई लकड़ी की उस दुशाखा को मैंने जोर से फन का निशाना लेकर फेंका। मेरा वार खाली नहीं गया। दुशाखा अजगर के फन से टकराया तो अजगर एक तरफ झूल गया। ऐन उसी वक्त मन जमीन पर गिरा और मैंने खुदा का नाम लेकर तवा उसके जानिब उछाल दिया। वीरान सन्नाटे में तवा गिरने की आवाज उभरी, फिर गहरी खामोशी मुसल्लत हो गई। ये इस बात की दलील थी कि मेरा दूसरा निशाना भी खता नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका अंदाजा लगाने के लिए रुकने की हिमायत नहीं की, बल्कि तेजी से पलटकर उसी दरख्त की सिमत भागना शुरू कर दिया जिसकी ओट में मैं छुपा खड़ा था। दरख्त के करीब पहुंचकर मैंने उछलकर उसकी शाख पकड़ी और टांगे सुकेड़कर ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब मैं किसी हद तक महफूज था। दरख्त पर चढ़ने के बाद मैंने नजरें घुमाकर अजगर की तरफ देखा तो पहली मर्तबा खौफ से जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अजगर गजब की हालत में अपना सर उठा उठाकर तवे पर मार रहा था। उसकी फुनकार की आवाज यकीनन दूर दूर तक सुनी जा रही होगी। मैं दरख्त पर दुबका हुआ ये खौफनाक मंजर देखता रहा। मन को दोबारा हासिल कर लेने की तमन्ना ने अजगर को दीवाना बना दिया था और यह दीवानगी उसकी मौत का सबब बन गई। उसके तवे पर सर मारने में सुस्ती पैदा होनी शुरू हो गई। फिर कुछ देर बाद वो बिल्कुल साकित हो गया। उसका जिस्म अब रफ्ता रफ्ता करना शुरू हो गया। सांस की आवाज भी थम चुकी थी। मैं अपनी जगह बैठा ये तमाम तमाशा देखता रहा। फिर जब बहुत देर तक अजगर ने कोई हरकत ना की तो दरख्त से नीचे उतरा और ये यकीन कर लेने के लिए कि वो मोजी जानवर मर चुका है या नहीं, मैंने 2-4 पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंके। जब अजगर ने कोई मामूली सी भी हरकत ना की तो मुझे यकीन हो गया कि वो मर चुका है। मैंने डरते डरते दोबारा उसकी सिमत बढ़ना शुरू कर दिया। राधिका ने जो कुछ कहा था वो ठीक साबित हुआ। करीब जाकर जो कुछ मैंने देखा उससे मैं लरज उठा। अजगर का वजनी सर कीमा हो चुका था। उसका फन तवे की कीलों से उलझा हुआ बेहिस्सो हरकत था। फिर भी मैंने एहतियातन लकड़ी के 2 शाखे की मदद से उसका वजनी सर तवे से अलहदा किया और झुककर उस गोले को उठा लिया जो तपते लोहे की तरह गर्म हो रहा था। अपनी कमीज उतारकर मैंने मन को उसमें एहतियात से लपेटा। फिर बेतहाशा निरंजन लाल की हवेली की सिमत दौड़ने लगा। रास्ते में मुझे कई बार ठोकर लगी। मैं जल्दी से जल्दी राधिका के पास पहुंचकर मन हासिल करने की खुशखबरी सुनाना चाहता था। राधिका मुझे बैरूनी फाटक पर ही मिल गई। वो बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था अहमदीन के तुम जरूर कामयाब होगे। मुझे देखते ही वो खुशी से दौड़कर मुझसे लिपट गई। फिर उसने मन को मेरे हाथ से झपट लिया। उसे वो चूमने लगी। उसका इश्तियाक इतना बड़ा कि उसने उसे मुंह में डाल लिया और बोली, अब तुम जाओ, कल जरूर आना, कल हमारे मिलाप का दिन होगा। ये कहकर वो तेजी से हवेली के अंदर चली गई। मुझे राधिका का ये तर्ज अमल बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सोचकर कि मुमकिन है रात ज्यादा गुजर जाने की वजह से उसने मुझे हवेली के अंदर आने की दावत ना दी हो, मैं हाँफता हुआ स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। अपनी कोठली में पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आज मैंने जो मुहिम सर की है वो किस कदर खौफनाक थी। ये राधिका के बेमिसाल हुस्न का ही इजाज था, वरना मैं कभी उस खतरनाक मुहिम में कामयाब नहीं हो सकता था। मुझे कल का इंतजार था, उस कल का जिसमें एक हसीन औरत मेरी मलकियत बनने वाली थी। फिर मैं ऐसा सोया कि सुबह ही खबर ली। दूसरा दिन मैंने इस बड़ी बेचैनी के आलम में गुजारा। रात आई तो मैंने गुस्ल किया, एक उजला जोड़ा पहना और डगमगाते हुए कदमों से निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। मेरे दिलो दिमाग पर सहर सा तारी था। राधिका आज मेरी होने वाली थी। इस तस्वुर ने मेरे जहन पर करमजी रंग बिखेर दिए थे।
मगर हवेली के बड़े फाटक पर पहुंचकर मैं उदास हो गया। तवक्को के खिलाफ आज राधिका मेरे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद नहीं थी। हवेली पर आज ज्यादा वीरानी छाई हुई थी। दरो दीवार से वहशत और वीरानी बरस रही थी। मैं बुझे बुझे दिल से अंदर दाखिल हो गया। हवेली का सदर दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो ठिठक कर रुक गया। वो हाल जहां कल तक कीमती साजो सामान मौजूद था, आज बिल्कुल उजाड़ और वीरान पड़ा था। मैं हैरत से उस खंडर जैसे हाल को इधर से उधर देखता रहा और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां राधिका अक्सर मुझे खाना खिलाती थी। लेकिन मेरे खुदा, उस कमरे में पहला कदम रखते ही मैं सर ता पैर लरज उठा। मेरी आंखें दहशत से फट गईं। बड़े हाल के उस कमरे में कोई भी साजो सामान मौजूद नहीं था। कमरे के बीचों बीच उखड़े हुए फर्श पर एक स्याह रंग की नागिन फन उठाए मन से खेल रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल रात मैंने अजगर को सरमस्ती के आलम में उससे खेलता पाया था। वो मन उसी साइज का था जो मैंने कल रात अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अजगर से हासिल किया था। मुझ पर लर्जा तारी था। मुझे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैं बेतहाशा पलटा और भागने के लिए अपने बोझल कदमों को जंबिश देना चाहता था कि यकायक कमरे में घुप अंधेरा फैल गया और स्याह नागिन की फुनकार मुझे अपने करीब महसूस होने लगी। वो मेरे कदमों से लिपट गई और मेरे जिस्म पर ऊपर की जानिब बढ़ने लगी। उसने अपनी जुबान निकालकर मेरे हाथ को चाटना शुरू कर दिया। मैंने मौत को इतना करीब पाया तो बुखला गया। पूरी कुवत से नागिन के लजलजे जिस्म को हाथों से पकड़कर एक तरफ फेंका, फिर दीवाना वार बाहर की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अंधेरे में किसी चीज से ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर आ गया। दोबारा मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने पत्थरों वाले मकान में पाया। सुबह हो चुकी थी। अली मर्दान शाह मेरे करीब ही खड़ा था। मुझे होश में आता देखकर उसने नाराज होकर पूछा, साईं अहमद, तुम रात किस वक्त वापस आए थे? अपने आने की इतला भी नहीं दी तुमने। मैं मर्दान शाह की बात का जवाब देने के बजाय उसे देखता रहा। मेरा जहन बुरी तरह उलझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं पत्थरों किस तरह आ गया। हवेली में गुज़िश्ता रात पेश आने वाला हादसा किसी डरावनी फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। क्या बात है साईं अहमद, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो? मर्दान शाह ने दोबारा सवाल किया तो मैं हाँफता हुआ उठ बैठा। कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा, फिर मर्दान शाह को तेजी से मुखातिब करके बोला, मर्दान शाह, अब मैं थर पारकर के इलाके में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जितनी जल्दी हो सके यहां से कहीं और भाग चलो। मर्दान शाह ने मुझे नफरत से घूरते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम नाजायज तिजारत करने वाले किसी ग्रोह में शामिल हो गए हो। मैं इसीलिए तुम्हारी स्टेशन की मुलाजमत के खिलाफ था। ये तुम किन लोगों में फंस गए हो अहमद? मर्दान शाह के लहजे में तलखी और नागवारी मुझे बुरी तरह महसूस हुई। मेरी समझ में नहीं आया कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। मैं कुछ समझ नहीं सका, मगर जब उसने एक छोटा सा संदूक लाकर मेरे सामने रखा जिसमें सोना भरा हुआ था तो मैं हैरत ज़दा रह गया। मर्दान शाह की नाराजगी की वजह मेरी समझ में आ गई। वो मेरे सामने खड़ा सवालिया निगाहों से मुझे घूर रहा था। मैंने सहमे हुए लहजे में राधिका से मुलाकात का पूरा वाकया उसे सुना डाला। उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मुझे वो बखूबी जानता था कि मैंने जिंदगी में कभी उससे झूठ नहीं बोला था। उसी रोज हम थर पारकर को खैर बात कहकर दादू चले गए। आजकल मैं हैदराबाद में मुकीम हूं। अफसोस के मर्दान शाह अपने दोस्त और भाई के साथ आसूदा हाली के ज्यादा दिन न गुजार सका। मर्दान शाह जल्द ही मर गया। अपने अजीज मर्दान शाह की बेवक्त मौत का मुझे बेहद मलाल है। जब साथ रहने और जिंदगी का लुत्फ लेने के दिन आए तो वो मुझसे बिछड़ गया। उसके बाद मैं कई सालों तक राधिका की तलाश में निरंजन लाल की हवेली के चक्कर काटता रहा, मगर मुझे वहां शिकस्तगी और वीरानी के सिवा और कुछ न मिला। राधिका कौन थी? मर्दान शाह मरहूम उल्टी सीधी तवज्जेहें करता रहता था, वो कोई भी हो। मैंने तो उसके बारे में कुछ और ही सोचा था। वो उस सोने और जमुर्द जवाहरात से ज्यादा कीमती था जो मुझे उसकी मुलाकात के बाद मिले। मैं सोचता हूं काश मुझे राधिका मिल जाती, चाहे और कुछ ना मिलता।